हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रशांत. दिस इज़ माय चैनल एस्ट्रो गुरु प्रशांत. ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है मैरिज मैचिंग. लेकिन इसके पहले मैं क्लियर करता हूँ, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर. आपको जो भी पूछना होगा आप कॉल करने की बजाय बेटर वे मुझे व्हाट्सएप पे आपका पर्सनल मैसेज डाल दो, तो फिर मैं उसको एनालाइज़ करके बाद में आपको रिप्लाई भेज दूँगा. क्योंकि आप अगर कॉल करोगे तो फिर बेटर है कि मैं उसको और रिप्लाई दे नहीं पाता हूँ बहुत बार. तो इससे बेटर है कि आप उसको व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं कि जो अटेंड नहीं हो पा रहा है. ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है मैरिज मैचिंग. तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आपको एक व्हाट्सएप बेटर है कि आप मोबाइल में कोई एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, कोई भी एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर, और उसके ऊपर आप कुंडली मिलान के लिए बर्थ डेट, बर्थ टाइम और प्लेस डाल के आपको उसके टोटल गुण मिल जाएंगे. तो एक सिंपल कहा जाता है कि अगर 36 में से 18 या फिर 18 के ऊपर है अष्टकूट मिलान का स्कोर, तो वो अच्छा होता है. लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि 18 के ऊपर भी अगर आपका स्कोर हो तो भी डाइवोर्स देखा जाता है, तो भी अनसक्सेसफुल मैरिज की कंडीशन बनती है. तो मुझे लगता है कि आपको उसको थोड़ा डिटेल में देखना चाहिए. तो मैंने कुछ स्टेप्स बताए यहाँ पर, उसके हिसाब से आप खुद भी देख सकते हो. तो सबसे पहले आप अष्टकूट मिलान कर लो. अष्टकूट मिलान में अगर आपके 18 या 18 प्लस स्कोर है तो फिर आपको एक एक चेक करते जाना है पॉइंट्स को. सबसे पहले आप भकुट दोष और नाड़ी दोष को देख लो, क्योंकि भकुट दोष के 7 पॉइंट्स होते हैं, नाड़ी दोष के 8 पॉइंट्स होते हैं. तो ये दोनों के टोटल 15 पॉइंट्स हैं. अगर वैसे भी इन दोनों के या फिर आपके कुंडली के मैचिंग में भकुट दोष भी होगा और नाड़ी दोष भी होगा, तो वैसे ही आपके 15 पॉइंट्स कम हो जाएंगे, यानी कि आपका स्कोर तो वैसे ही 20 के आसपास चला जाएगा. तो भकुट दोष क्या होता है उसके लिए एक वीडियो पहले ही बनाया मैंने. भकुट दोष एक्चुअल में है जिसको हम मृत्यु षडाष्टक बोलते हैं या फिर षडाष्टक के बारे में. तो भकुट दोष में आपको सबसे पहले फोकस करना है कि मृत्यु षडाष्टक है या नहीं है. तो मैं कहूँगा अगर भकुट दोष के गुण 0 है, इसका मतलब है वहाँ पे षडाष्टक है. तो फिर उसके हिसाब से आपको पहला स्टेप देखना है भकुट दोष. षडाष्टक में जाकर देखो, मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है. अगर मृत्यु षडाष्टक है तो फिर आपके लिए कंसर्न होगा, यानी कि आपको ठीक से देखना पड़ेगा फिर. या फिर मैं कहूँगा उस केस में आप अवॉइड करोगे शादी तो अच्छा होगा, राइट. फिर अगला केस होता है नाड़ी दोष. तो देखो नाड़ी दोष में, नाड़ी जनरली हम 3 तरह की नाड़ी होती है और उसके हिसाब से नाड़ी दोष को देखते हैं. तो नाड़ी दोष में, नाड़ी दोष हम एक्चुअल में नाड़ी देखते हैं नक्षत्र और उसके चरण के हिसाब से. तो नाड़ी दोष भी होगा तो भी उसके ऊपर हमारे पास सॉल्यूशन अवेलेबल होते हैं. तो मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ नाड़ी दोष के लिए, क्योंकि अगर एक ही नक्षत्र में, चंद्र नक्षत्र में जन्म हो या फिर एक ही राशि हो तो नाड़ी दोष नहीं माना जाता है. तो एक वीडियो में उसके ऊपर अलग से बनाऊंगा, ठीक है. तो पहले आपको देखना है कि भकुट दोष है या नहीं है. भकुट दोष में भी खास करके मृत्यु षडाष्टक हो तो आपको शादी से परहेज करना चाहिए. नाड़ी दोष हो तो फिर उसमें भी मैंने कहा कि अगर एक ही जन्म नक्षत्र हो या फिर एक ही राशि हो, जन्म राशि, तो फिर नाड़ी दोष नहीं लगता है. भकुट दोष की वजह से उनका म्यूचुअल कंपैटिबिलिटी नहीं होता है, यानी कि उनके वैचारिक स्तर पे उनके मतभेद होते हैं. अगर नाड़ी दोष हो तो फिर एक पुराने ज़माने में बोलते थे कि वहाँ पर किसी एक को या फिर दोनों को फिजिकल यानी कि शारीरिक कष्ट हो सकते हैं. तो अष्टकूट मिलान में पहले तो आपको 18 प्लस होने चाहिए, उसके साथ साथ भकुट और नाड़ी दोष को देखना है. फिर अगला कदम होगा आपका मंगल दोष को देखना. तो मंगल दोष के बारे में मैंने एक बहुत डिटेल में भी एक वीडियो बनाया है. अगर वो नहीं देखना है तो एक छोटा वीडियो भी मैंने बनाया है कि जिसमें मैंने शॉर्ट में बताया है. तो अगर मंगल प्रथम स्थान यानी कि लग्न के घर में हो या फिर चतुर्थ स्थान में हो या फिर सप्तम भाव में हो या फिर अष्टम भाव में हो या फिर द्वादश भाव और द्वितीय भाव, अगर मंगल इन जगहों पे है तो फिर मंगल दोष होगा.
तो फिर मंगल दोष के हिसाब से आपको उसको भी एनालाइज करना होगा। तो मंगल दोष का अलग से वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हो। तो अष्टकूट मिलान होने के बाद आपका दूसरा स्टेप है मंगल दोष को देखना। फिर तीसरा स्टेप होगा आपका लग्न कुंडली को देखना। तो लग्न कुंडली किसकी? तो लड़का और लड़की दोनों की लग्न कुंडली को देखना है। तो लड़के के कुंडली में आपको गुरु और गुरु का स्थान, गुरु की राशि को देखना है। अगर लड़के की कुंडली में गुरु अच्छा है तो इसका मतलब है कि लड़की की कुंडली में गुरु का स्थान अच्छा है, राइट। लड़की की कुंडली में गुरु का स्थान अच्छा है तो वैवाहिक सुख अच्छा होगा। और लड़के की कुंडली में, ठीक है, लड़के की कुंडली में शुक्र को देखना है। तो ये बहुत सिंपल और प्रथम स्टेप होता है लग्न कुंडली में देखते ही। तो लग्न कुंडली देखते वक्त लड़की की कुंडली में गुरु को देखना है और लड़के की कुंडली में शुक्र को देखना है। तो फिर गुरु और शुक्र इन दोनों की कंडीशंस उन दोनों पत्रिकाओं में अगर अच्छी है तो इसका मतलब वैवाहिक सुख अच्छा होगा। फिर लग्न कुंडली में आपको देखना है सप्तम भाव। तो सप्तम भाव का स्वामी कहाँ पर है इसको आपको देखना चाहिए, और सप्तम भाव में कौन सा ग्रह है उसको भी देखना चाहिए। तो सप्तम भाव का स्वामी और सप्तम भाव में आने वाले ग्रह को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए अलग से एक वीडियो है डाइवोर्स के बारे में, तो वो भी आप देख सकते हो। फिर द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव इनको भी आपको देखना चाहिए। तो द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है और चतुर्थ भाव आपके घर का, यानी कि आप जिस घर में रहते हो, या फिर सुखेश बोल सकते हैं या सुख भाव। तो द्वितीय भाव कुटुंब भाव है और चतुर्थ भाव सुख भाव है। तो इन दोनों भाव में कौन से ग्रह है इनको भी देखना चाहिए, क्योंकि लग्न या फिर शादी के बाद आपके लग्न कुंडली में अगर सुख भाव खराब है तो यानी कि शादी के बाद सुख में कमी दिखाई देती है, ठीक है। तो इसीलिए द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव को भी देखना चाहिए। फिर नवमांश कुंडली आती है। तो नवमांश कुंडली का मतलब होता है सीड ऑफ लाइफ, यानी कि आपके जीवन काल का जो कुछ बीज हैं वो सब नवमांश से देखा जाता है। तो इसीलिए नवमांश का महत्व बढ़ जाता है। तो अगर नवमांश लग्न कुंडली में, अगर आपके लग्न कुंडली में कुछ प्रॉब्लम है ऐसा आपको लग रहा है तो आपको नवमांश को देखना चाहिए। नवमांश कुंडली में कोई योग मत देखो। नवमांश कुंडली में लग्नेश और सप्तम भाव को ठीक से देखो। अगर नवमांश कुंडली में आपका नवमांश का सप्तम भाव और सप्तम भाव का स्वामी इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो भी शादी होने के बाद प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आपको आखिरी में देखना है चंद्र कुंडली को। तो चंद्र कुंडली में खास करके हमें, या फिर हम बोल सकते हैं कि चंद्र को देखना है। तो चंद्र कुंडली के देखने के लिए आपको सबसे पहले इन तीन को देखना है, क्या फिर कुंडली में केंद्रुम दोष है या नहीं है, ग्रहण दोष और विष दोष। तो इसके बारे में भी अलग से वीडियो है। तो केंद्रुम दोष, ग्रहण दोष और विष दोष होगा तो इसका मतलब उस कुंडली में चंद्र खराब है। चंद्र खराब है इसका मतलब है कि मानसिक प्रॉब्लम्स है, यानी कि उस लड़का या लड़की उनके मैं कहूँगा वैचारिक या फिर मानसिक तौर पे वो पूरे जीवन काल में त्रस्त होंगे। तो उसका ऑब्वियस है कि उसका सब इफ़ेक्ट उसके शादी के बाद मैरिड लाइफ पे भी होगा। तो इसीलिए चंद्र कुंडली में खास करके चंद्र की स्थिति को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मैंने एक सिंपल स्टेप्स बताए, आप कोई भी इन स्टेप्स को देख सकते हो। और फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप, मैंने पहले ही बताया, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो बहुत सिंपल स्टेप्स है, राइट। तो मैं एक सिंपल सा रिवीजन देता हूँ। अष्टकूट गुण को मिला लो, 18 और 18 के ऊपर होने चाहिए। बाद में भकुड़ दोष है या नहीं वो देखो। भकुड़ दोष का मतलब है षडाष्टक, उसके लिए अलग से वीडियो है, उसमें आप देख सकते हो। नाड़ी दोष होगा तो नाड़ी दोष भी हम अलाउड करते कुछ कंडीशंस में। नाड़ी दोष के लिए कंडीशन मैंने बताया कि अगर दोनों के जन्म नक्षत्र एक होंगे या फिर जन्म राशि एक होंगी तो नाड़ी दोष नहीं लगता है। फिर मंगल दोष है या नहीं उसको देखना है। मंगल दोष के बारे में एक वीडियो है, उसमें आप मंगल दोष समझ सकते हो। फिर लग्न कुंडली को देखो, लड़की का गुरु और लड़के का शुक्र ये अगर अच्छे स्थिति में है तो आपको सप्तम भाव को भी देखना है उसके साथ साथ। सप्तम भाव का स्वामी और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह,
साथ ही साथ द्वितीय और चतुर्थ भाव में बैठने वाले ग्रह को भी एक बार देख लो। तो मैं कहूँगा अगर थर्ड पॉइंट तक, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है तो इसका मतलब 90% तक ये विवाह करना योग्य है, यानी कि 90% आपका कन्फर्मेशन हो जाता है। अगर किसी को और डिटेल में देखना है तो मैं कहूँगा नवमांश कुंडली और चंद्र कुंडली। तो नवमांश को मैंने पहले ही कहा कि सीड ऑफ लाइफ बोलते हैं उस कुंडली को, यानी कि आपके जन्म का बीज। तो उसमें भी आपको सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव में होने वाले ग्रह और नवमांश कुंडली का लग्न स्वामी, इनको देखना है। फिर चंद्र कुंडली में, यानी कि चंद्र की खास करके स्थिति को देखना है, यानी कि केमद्रुम योग नहीं होना चाहिए, ग्रहण दोष नहीं होना चाहिए, विष दोष नहीं होना चाहिए। इन तीनों का होने का मतलब है मानसिक स्थिति खराब होती है और दूसरा भाग्य की कमी होगी। तो देखो ये सब के सब कंडीशंस फुलफ़िल नहीं होंगे, ऐसे बहुत कम बार देखा गया है कि सब कंडीशन फुलफ़िल होते हैं। लेकिन आपको उसमें क्या करना है कि एक ऑप्टिमम केस को देखना है, यानी कि एक मध्य भाव को देखना है। सब तो सब नहीं मिलने वाला है, लेकिन ठीक है उसमें हम कुछ, जैसे मैंने कहा कि अगर भकुड़ दोष है, ठीक है, भकुड़ दोष के साथ नाड़ी दोष भी है, लेकिन भकुड़ दोष नाड़ी दोष होने के बावजूद अगर सप्तम भाव अच्छा है, सप्तम भाव के ग्रह अच्छे हैं, द्वितीय चतुर्थ के ग्रह अच्छे हैं, लड़के की कुंडली में शुक्र अच्छा है, लड़की की कुंडली में गुरु अच्छा है, तो भी मैरिज हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि षडाष्टक है, तो मैंने षडाष्टक पहले ही कहा कि मृत्यु षडाष्टक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी एक पॉइंट को देखकर फिर जजमेंट दे सकते हो। तो आप कोई भी हो, ठीक है ना, तो आप खुद भी इसको ठीक से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप देखो, ठीक है। तो ये सब पॉइंट देखने के बाद आपको खुद एक डिसीज़न लेना पड़ता है, जो मोस्टली एस्ट्रोलॉजर लेते हैं, यानी कि एक एस्ट्रोलॉजर का काम होता है इन सब को देखने के बाद विवाह करना है या नहीं करना है उसको डिसाइड करना होता है। अगर आपको थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है तो आप भी खुद ही देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप मैसेज करो, मैंने पहले ही कहा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।